हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूर्ण तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सभी इतिहास विषय में इतिहास क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इतिहास इतना महत्व क्यों रखता है और हमारे जीवन में इतिहास का क्या महत्व है, इतिहास का मतलब क्या है, इतिहास का शीर्षक क्या है। सबसे पहले तो अगर इतिहास का शाब्दिक अर्थ जाना जाए तो देखा जाता है कि जो इतिहास शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है निश्चित ही ऐसा हुआ है। इतिहास हमारे संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ इति है, आस। इति का मतलब ऐसा ही, है का मतलब हुआ है, आस का मतलब निश्चित ही, यानी हमारे बीते हुए समय में निश्चित ही ऐसा हुआ है, हुआ था। लेकिन इतिहास को अगर देखा जाए तो इतिहास 3 पार्ट में विभाजित है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। लेकिन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किसने किया? इतिहास को 3 भागों में विभाजित क्यों किया गया? जैसे ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जैसे जो हमारा प्राचीन काल है वो हमारा ख़त्म हो जाता है इधर यहाँ राजपूत काल तक, दक्षिण भारत के इतिहास तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब से हमारे यहाँ तुर्कों ने आक्रमण किया और तुर्कों की स्थापना हुई, तुर्कों के शासन की स्थापना हुई, तब से हमारे यहाँ मध्य शुरू हो जाता। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि 1192 में जैसे तराइन का युद्ध समाप्त हुआ, सुबह सो के उठे वैसे तुरंत उस सुबह जैसे शाम को सो के उठे, सुबह जैसे उठे वैसे देखे कि मध्यकाल आ गया। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी कोई भी मानसिकता अपने मन में नहीं बात रखना है। इतिहास का जो पार्टीशन हुआ है, इतिहास को जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, वो सिर्फ पढ़ने में सुगमता प्राप्त हो इसलिए किया गया, पढ़ने में सरल हो इसलिए किया गया है। जो जेम्स मिल हैं हमारे इतिहासकार, उन्होंने अपने हिसाब, क्योंकि वो अंग्रेज थे तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको 3 भागों में सबसे पहले विभाजित किया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। अब जो कि वो अंग्रेज थे तो उन्होंने वहाँ भी अपनी फूट डालो राज करो वाली व्यवस्था वहाँ भी स्थापित कर दी। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक 3 नामों में इसका विभाजन कर दिया। तो सबसे पहले तो अपने अंदर ये मानसिकता नहीं लानी है कि 1192 में तराइन का युद्ध हुआ, रात को सोए, सुबह मध्यकाल हुआ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं। जैसे हम लोग 31 दिसंबर को सोते हैं, सुबह उठते हैं, नया साल आ जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था तब ऐसी कोई मानसिकता अपने मन में नहीं लानी है। ये मान के चलना है सिर्फ ये पढ़ने में सुगम हो इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो सबके लिए सर्वमान्य हो गया। अब इसको आप पढ़ने के लिए बहुत भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है, जैसे हम लोग हैं, पढ़ने के लिए इसको कई भागों में विभाजित कर लेते हैं, तो वो तो आपके पढ़ने के ऊपर है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसका 3 पार्ट है, इसलिए इस 3 पार्ट इस माध्यम से हैं। जैसे प्रागैतिहास काल, आद्य इतिहास काल और ऐतिहास काल। इसको 3 भागों में इस तरह माना जा सकता है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सत्य भी है। जैसे प्रागैतिहास काल मतलब जब हमारी सबसे पहले खुदाई हुई, शुरू हुआ, जब से पाषाणों से जिस चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है, जहाँ पर हमारा साहित्य मौन है, जहाँ पर हमारे पाषाण बोल रहे हैं, वहाँ उसको हम प्रागैतिहास काल कहते हैं। जहाँ पर हमारे पाषाण बोलते हो, पाषाण समझाते हो, पाषाण विश्लेषण करते हो, वहाँ पर हमारा प्रागैतिहास काल। आद्य इतिहास काल जहाँ पर पाषाण भी बोलते हैं और हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत लिखावट भी प्राप्त हुई, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, इसीलिए उसे आद्य इतिहास काल कहा। जैसे हमारे सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने लिखावट प्राप्त की, किलाक्षर शैली प्राप्त हुई, चित्रात्मक शैली प्राप्त हुई, लेकिन हम उसके पढ़ नहीं पाए। और वहाँ की जो खनन में जो वस्तुएं, उपकरण और उत्खनित जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई, उसके माध्यम से हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन साहित्य मिला, मौन है, मतलब लिखावट मिली, शैली मिली, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। तो आद्य इतिहास। ऐतिहास काल में जहाँ ये है, हमें साहित्य मिला भी, हमने पढ़ा भी। जैसे हमारा प्राचीन भारत में वैदिक काल हुआ, वेद मिले, मौर्य काल हुआ, अर्थशास्त्र मिला, गुप्त काल हुआ, लेखन शैली मिली,
उसके बाद हम चले आते हैं तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण, यूनानी आक्रमण, मुग़ल, उसके बाद आधुनिक, सब कुछ हमारे पास लिखावट है, हम उसे पढ़ भी समझ भी सकते हैं। तो वो हमारा हुआ ऐतिहासिक। तो इस हिसाब से हम 3 पार्ट में इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात कि इतिहास हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? तो जो हमारे सबसे पहले तो इतिहास पढ़ते हुए हमें किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंचना, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना, एकदम मुक्त रखना है अपने, किसी को गलत किसी को सही पहले ही अवधारणा नहीं बनानी है। हमारे जो पहले इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार हुए, कल्हड़, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी, और उन्होंने उसमें कहा कि यदि आपको इतिहास को कर्मबद्ध तरीके से, संयोजित तरीके से लिखना है, कर्मबद्ध करना है, तो आपको एक न्यायाधीश की तरह पूर्वाग्रह से मुक्त होना पड़ेगा। पूर्वाग्रह का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को देखकर पहले से ही अवधारणा नहीं बना लेनी कि हाँ ये गलत है ये सही है। हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी निकालनी है, उसके बाद हम किसी परिणाम पे पहुंचेंगे कि ये कितना सही कितना गलत है। इसका मतलब पूर्वाग्रह। हमारे जो अबुल फजल थे, जिन्होंने आईन अकबरी लिखी, अकबरनामा लिखा, उन्होंने ये कहा है कि इतिहास चिकित्सालय है जहाँ पर हर रोगों की दवा, हर दुखों का निराकरण मिलता है। और हमारे बर्नी जी ने तो इतिहास को विज्ञानों की रानी कही ही है। दूसरी बात है कि इतिहास हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतिहास से हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी मोड़ पे जब हम पहुंचते हैं तो हम इतिहास से ये खंगाल सकते हैं कि इस मोड़ पे क्या हुआ था, तो उसका परिणाम क्या हुआ था, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। इतिहास से सीखा जा सकता है, इतिहास से समझा जा सकता है, इतिहास को अपने उतारा जा सकता है, क्योंकि बिना इतिहास के कभी वर्तमान संभव है ही नहीं। लेकिन हीगल महोदय ने तो इसका भी काट कर दिया। हीगल महोदय ने कहा कि इतिहास से हम यह सीख लेते हैं कि इतिहास से आदमी कुछ सीख ही नहीं लेता। ये बात आप भी पॉइंट करिए। इतिहास जानते हैं कि यहाँ ये किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया, जल्दबाजी में खुरासान प्लानिंग की, ये हो गया, राजधानी परिवर्तन की, ये हो गया, दोआब में वृद्धि की बिना जांचे समझे, ये हो गया। फिर भी हम वो गलती आगे करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या गलतियां की, फिर भी उसके बारे में आगे उसका बलबन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ने, बख्तियार खिलजी ने, फिर और पीछे चले जाइए, सबसे पृथ्वीराज चौहान को देखिए, पहला युद्ध तराइन का उन्होंने जीता। वहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे राजपूत नीति की वजह से पीठ पे वार नहीं करना है, उसके बाद एक युद्ध करने के बाद आराम से बैठ जाना है, दूसरे की तैयारी नहीं करना। उसके बाद गौरी तैयारी कर रहा था, वो सारी चीज़ें निष्कर्ष निकालते हुए देखा जाता है कि हाँ इन्होंने यहाँ ये गलती की, तो तराइन का एक दूसरा हार गए, वो जीत गया, क्योंकि वो पूरा साल उस जीतने के लिए तैयारी कर रहा था, ये इधर उस युद्ध को इग्नोर किए हुए आराम से बैठे हुए थे। तो सारी चीज़ें हैं, निष्कर्षता यह निकलता है कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए। हीगल महोदय ने चाहे जो कहा है, लेकिन हमें इतिहास से सीखना चाहिए। इतिहास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतिहास को देखकर ही अपना वर्तमान सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं, बना सकते हैं। इतिहास सबसे पहले। दूसरी बात इतिहास को लेकर कभी परेशान नहीं होना है कि इतिहास आपका तिथि संग्रह नहीं। इतिहास को आप एकदम फिल्म की तरह अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि इस घटना के बाद ये घटना हुई, और एक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे आपकी लाइफ रहती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक घटना से दूसरी घटनाएं एकदम जुड़ी होती हैं, वैसे इतिहास में भी हुआ, एक घटनाएं दूसरी घटनाएं से जुड़ी हैं। उत्तर में क्या हो रहा है तो दक्षिण में क्या हो रहा है, पूर्व में क्या हो रहा है तो पश्चिम में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सबको एक कनेक्ट करके एक दूसरे को आराम से पढ़ते हुए चलना है, एकदम आराम से उसे अपने दिमाग में बैठाते रहना चलना है। कुछ भी याद करने की ज़रूरत है, सब अपने आप याद हो जाएगा, कुछ अपने आप से याद नहीं करना। ये मान के चलो कि इतिहास में मुझे कुछ याद ही नहीं करना है, इतिहास हमें स्वतः याद हो जाएगा, और इतिहास आपको स्वतः याद भी हो जाएगा। इतिहास
आपको स्वतः इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि इतिहास आप अपने ज़हन में बिठा के आराम से धीरे धीरे कर्मवार उसको पढ़ते हुए चलेंगे। इतिहास हमें सिखाएगा कि कैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयास किया और कैसे विदेशियों का हमारे यहाँ आगमन हुआ, कि हाँ हमारी गलतियाँ थी तो विदेशियों का जो आगमन हुआ उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर पसारे। इतिहास हमें सिखाएगा कि मुग़लों ने कैसे यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की और बाबर ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। हुमायूं ने कैसे शेरशाह से युद्ध लड़ा, हुमायूं ने कैसे शेरशाह से युद्ध लड़ा, कैसे शेरशाह ने अपनी भूमि व्यवस्था स्थापित की, कैसे अकबर ने अपनी राजनीतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय नीति स्थापित की, कैसे राजपूतों से संबंध बनाया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद अन्य जो उत्तरवर्ती मुग़ल सम्राट हुए। ऐसे हमको इधर पढ़ना है, तुर्कों में पढ़ना है। ऐसे हम प्राचीन में सबसे पहले प्रागैतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल पढ़ेंगे, फिर हम जैन बौद्ध पढ़ेंगे, फिर मौर्य पढ़ेंगे, मौर्योत्तर पढ़ेंगे, गुप्त पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ते पढ़ते राजपूत दक्षिण भारत चले जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। तो ऐसे निरंतर पढ़ाई करते रहना, परेशान नहीं होना है। ठीक, आज की कक्षा यही समाप्त हुई।